आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी गुरुजनों, सभी शिक्षार्थियों और मेरी सभी मित्रों को प्रणाम। आज प्रेमचंद जयंती है। मैं जन्मनी गगई असम से आप सभी को प्रेमचंद जयंती समारोह में दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमें हिंदी और उर्दू साहित्य का सबसे महान, सबसे लोकप्रिय लेखक प्रेमचंद के बारे में चर्चा करने वाले हूँ, जिन्होंने अपने साहित्य कर्म के लिए एक युग बना लिया था। वे उर्दू का संस्कार लेकर हिंदी में आए और हिंदी के महान लेखक बने। वे हिंदी को अपना खास मुहावरा और खुलापन दिया और कहानी और उपन्यास दोनों में युगांतकारी परिवर्तन किए। प्रेमचंद जी का जन्म आज का ही दिन अर्थात 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लम्हेरी नामक एक गांव के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका पिता मुंशी आजब राय और माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद की वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद ने अपने बचपन में अनेक परेशानियों का सामना किया था। जब वे सोते थे तब ही उनकी माता का देहांत हो गई थी। पिता ने दूसरी शादी की, परंतु उनकी मासी माँ उन्हें प्यार नहीं किया था। जब उनकी उम्र 16 वर्ष था तब पिता का भी देहांत हुआ। प्रेमचंद का पहला विवाह इन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में ही हुआ था, परंतु उस विवाह सफल नहीं रहा। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1908 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। प्रेमचंद का जीवन बहुत ही अभाव में बीता। पिता का देहांत होने के बाद परिवार का सारे जिम्मेदार उनके कान पर आ गई थी। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। गरीबी, अभाव, शोषण तथा उत्पीड़न जैसे जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रेमचंद के साहित्य की ओर उनके झुकाव को रोक न सके। 13 वर्ष की उम्र में से ही वे लिखना शुरू कर दिया था और इस साहित्यिक सफर मरते दम तक साथ साथ रहा। प्रेमचंद जी अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध रहे। धीर गंभीर दिखाने वाले प्रेमचंद कर्म और वाणी के धनी थे। सादा एवं सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद सदा ही मस्त रहते थे। उनके जीवन में विषमताओं और कटुताओं से वह लगातार खेलते रहे। मानो इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया। वह अपूर्व जीवनी शक्ति का घोतक थे। सरल, सौजन्यता और उदारता के वह मूर्ति थे। वह आरंभ एवं दिखावा सो मीलों दूर रहते थे। जीवन में न तो उनको विलास मिला और न ही उनको उसकी तमन्ना थी। प्रेमचंद जी का जीवन के प्रति अगाध आस्था थी, लेकिन जीवन की विषमताओं के कारण वह कभी भी ईश्वर के बारे में आस्थावादी नहीं बन सका। धीरे धीरे वो अनस्ववादी बन गए थे। मेरे साथियों, प्रेमचंद के साहित्यिक कीर्ति के बारे में क्या बताऊं? वो तो साहित्य का सागर थे।
13 वर्ष से लेकर मरते दम तक उन्होंने ढेर सारे कहानी, उपन्यास, नाटक लिखे। लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखी, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। उनमें से गोदान उनकी सबसे जनप्रिय उपन्यास रहा। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी, जैसे पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़ी काकी, कफन, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा आदि। उनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र, जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। 1907 में प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सूजे बटन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से उतः-पुतः इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर लिया और उसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली। उस समय प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, परंतु अंग्रेज सरकार ने उसे बिना आज्ञा में लिखने का प्रतिबंध लगा दिया। इस बंधन से बचने के लिए प्रेमचंद ने दया नारायण निगम को पत्र लिखा और उनको बताया कि वह अब कभी नवाब राय या धनपत राय के नाम से नहीं लिखेंगे। तो मुंशी दयानारायण निगम ने ही पहली बार प्रेमचंद नाम सुझाया। तब से धनपत राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए। प्रेमचंद जी के लेखन में समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषताएं हैं। इसीलिए हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1937 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद की रचना को देखकर बंगाल का विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसने आने वाले पीढ़ियों के साहित्यकारों को मार्गदर्शन किया। उनकी हर रचना बहुमूल्य है, जो अपने समय की सच्चाई को बयान करती है। उनकी खासियत यही है कि वे आज भी प्रासंगिक है। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि कफन उनकी जीवन का अंतिम कहानी है। यह कहानी प्रेमचंद की अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग है। आधुनिकता के सारे मुद्दे इसमें मिल जाते हैं। यह आधुनिकता बोध की पहली कहानी है, इसलिए कुछ विद्वान उसे प्रगतिवादी कहते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदन का कहना है, कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कफन प्रेमचंद की जिंदगी के इस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है, जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता।
डॉक्टर बसंत सिंह के मतानुसार यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। प्रेमचंद का कफन एक वातावरण प्रधान सामाजिक कहानी है। यहाँ लेखक मनोविज्ञान को आधार बनाकर कहानी रचना में प्रवृत्त हुआ है। जीवन का यथार्थ एवं स्वाभाविक चित्रण उसका ध्येय बन गया है। विद्वानों ने कहानी कला के तत्व को स्वीकार किया है, जैसे कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और कहानी का उद्देश्य। उस सब विषय को आगे रखकर हम कफन कहानी का तत्व को समीक्षा करेंगे। कथानक। कहानी का कथानक ही कहानी को गति प्रदान करता है। कथानक कहानी का प्राण होता है। यह जितना संक्षिप्त, स्पष्ट, रोचक तथा गतिमान होगा, कहानी इतनी ही अच्छी मानी जाएगी। कफन कहानी कथानक निम्न वर्गीय परिवार की पिता पुत्र धिसु और माधव से संबंधित है। कहानी का प्रारंभ उस प्रकार होता है। झोपड़ के डाल पर बाप और बेटा एक बुझे हुए अलब के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुढ़िया प्रसव वेदना पसार खा रही थी। रोह रोह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ू की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब धिसु निडर भाव से कहता है कि वह बसेगा नहीं, तो माधव सीकर उठा देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाता। देखकर भी वो क्या कर लेगा। लगता है जैसे कहानी के प्रारंभ में ही बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं। वे दोनों बाप बेटे बैठे बैठे यह इंतजार कर रहे हैं कि कब की पत्नी मरे और घर में शांति आए। जब बुढ़िया प्रसव वेदना से कराह रही है, तब ये दोनों भुने हुए आलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुढ़िया तड़पते तड़पते दम तोड़ देती थी। सुबह उठकर जब वे बात पता चला, तब दोनों छाती पीटकर हाय हाय करते हैं। फिर लकड़ी और कफन के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा से 5 रुपये जमा होते हैं। उसके बाद दोनों कफन खरीदने के लिए शहर चले जाते हैं, परंतु कफन न लाकर इन रुपयों से शराब और स्वादिष्ट भोजन करते हैं और अंत में नशे में बेहोशा होकर वहीं गिर जाती है। इस प्रकार इस कहानी में कथानक के माध्यम से प्रेमचंद ने नैतिकता और भूख के संबंध को उजागर करते हैं। भूखे व्यक्ति से नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उसकी सारी संवेदनाएं मर जाती हैं और आत्मकेंद्रित हो जाती है। कथानक के बाद दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है
पात्र और चरित्र चित्रण। कफन कहानी में मुख्यतः पात्र दो हैं, धिसु और उनका बेटा माधव। माधव की पत्नी बुधिया मुख्य चरित्र है। पूरी कहानी धिसु और माधव के आसपास ही घूमती है। ये दोनों बहुत ही आलसी, कमजोर, शराबी और गैर जमींदार पात्र थे। धिसु एक दिन काम करता है तो 3 दिन विश्राम लेता। माधव भी आधा घंटा काम करता है तो घंटा भर सिलिम पीता। गांव में कोई उन दोनों को मजदूरी पर नहीं बुलाता। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी। पिछले वर्ष ही माधव का विवाह बुधिया से हुआ था। बुधिया गर्भवती थी। वह दर्द से कराह रही थी। तब ये दोनों भुने हुए आलू खा रहे थे। धिसु ने माधव को बुधिया के पास जाने के लिए कहा, परंतु माधव को भय था कि अगर वह बुधिया को देखने झुपड़ी में गया तो धिसु सारे आलू खा जाएगा। वे बुधिया के तरफ कर मरने से चिंतित नहीं थे। वह सोच रहे थे कि अगर बुधिया मर जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वह इन सब दुखी से मुक्त हो जाएगा। ये दोनों के लिए भुने आलू की कीमत इस मरती हुई औरत से ज्यादा है। पेट की भूख ने उन्हें इतना अमानुष बना दिया है कि वे बुधिया के कफन के पेचे को भी शराब और खाने में उड़ा देते थे। उस प्रकार बुधिया की दारुण दशा, विपन्नता एवं अंतिम परिणति किसी भी संवेदनशील मनुष्य के दिल को दहला देता है और इस समाज के विषम आर्थिक संरचना पर सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण के पश्चात अगली महत्वपूर्ण तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन से कहानी में जीवनता आती है। ये कथोपकथन से ही कहानी की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कफन कहानी के कथोपकथन अत्यंत स्वाभाविक एवं पातानुकूल है। धिसु और माधव के संवाद सरल, संक्षिप्त और स्वाभाविक है। कफन खरीदने के समय ये बातचीत देखें। बाजार में पहुंचकर धिसु बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? संक्षेप पर हम कह सकते हैं कि कथोपकथन की दृष्टि से कफन कहानी एक सफल कहानी है। वातावरण। कफन कहानी में प्रेमचंद ने गांव और शहर दोनों की वातावरण प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी वातावरण के सृजन में सिद्धहस्त है। इस कहानी में वातावरण की दृष्टि कथाकार ने इतनी मनोयोग से किया है कि यह कहानी जीवन की सच्ची घटना प्रतीत होती है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली में प्रेमचंद जी अत्यंत प्रभावशाली है। कफन कहानी की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण
और विवाहिक है। मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को और अधिक आकर्षक बना दिया है। जैसे जमींदार साहब दयालु थे, अगर ढीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग सराना है। प्रेमचंद जी ने कफन कहानी में कथन शैली को अपनाया है। इस शैली से भावों को व्यक्त करने में अधिक सक्षम है। उसके बाद चौथा तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य की दृष्टि से यह कहानी यथार्थवादी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े लोग बैठे बैठे सारे आनंद लेते हैं और दूसरी तरफ निर्धन मजदूर एवं किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके भी दूब होने की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते, वहाँ ढीसू और माधव के कामचोर हो जाने को ही लेखक ने उचित माना। लेखक ने यहाँ आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना उसका उद्देश्य बन गया है। गरीबी व्यक्ति को किस तरह तक संवेदनशील और जड़ बना सकता है, ढीसू और माधव उसके ज्वलंत उदाहरण है। किसी भी सभ्य समाज को आर्थिक स्थिति की ऐसी विषमता चिंतनहीन पारने को सोचने पर अवश्य बाध्य करेगी। मेरी साथियों, प्रेमचंद जी का कफन कहानी के बारे में विचार करना इतने सहज नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती रही। मेरे दोस्तों, अंत में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी गुरुजनों, सभी मित्रों को मेरा धन्यवाद। आज प्रेमचंद जयंती में आप लोगों ने मुझे भाषण देने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। विशेषतः इस विद्यालय का आदरणीय सर साजी को मेरा आंतरिक धन्यवाद। अंत में सभी को एक बार फिर प्रणाम और धन्यवाद। जय हिंद।